हिस्टैरिसीस क्या होता है? देखिए, हिस्टैरिसीस नाम जितना बड़ा है इसका, उतनी ही सरल थ्योरी है इसकी। सिर्फ नाम से ही डराता है ये हिस्टैरिसीस, यानी कि बहुत बड़ी चीज है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल थ्योरी है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, एक ही बार में समझ में ये चीज आपको आ जाएगी। बस पेन और कॉपी हाथ में जरूर ले लीजिएगा। तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस यानी कि ये मैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित है। नाम ही है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। इसका एक और नाम होता है, इसको बी एच के नाम से भी आता है। ये क्या आता है? बी एच कर्व या वक्र के नाम से भी एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है, बी एच वक्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक नॉर्मल भाषा में अपन एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं कि हिस्टैरिसीस क्या होता है। देखिए इस मैग्नेटिक शब्द को भूल जाइए कि ये कोई शब्द नहीं है, अभी सिर्फ हिस्टैरिसीस आप ध्यान रखिए। ठीक है, मान के चलिए एक पंखा है। ठीक है, अपने घरों में जो पंखा होता है उस पंखे को मैंने चालू किया। ठीक है, उसको मुझे बंद करना है। तो क्या पंखा एकदम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। धीरे धीरे जब पंखा अपनी स्पीड पकड़ लेता है, उसके बाद जब मैं स्विच को बंद करता हूं, तो क्या पंखा एकदम रुकता है? नहीं, वो धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति में या वापस की स्थिति में आता है, जैसी पहले थी, यानी रुक जाता है। ठीक है, उसी को हिस्टैरिसीस कहते हैं। समझना आप, इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, वो हो गया मैकेनिकल हिस्टैरिसीस, ये है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। यानी कि किसी पदार्थ को, यान आप समझना, परिभाषा नोट डाउन जरूर करना। किसी मैग्नेटिक पदार्थ, मान के चलिए ये हमारा कोई मैग्नेटिक पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है, एक छड़ चुंबक छड़ रखी हुई है। इसको मैंने यहाँ पर क्या किया? चुंबकित किया। पहले मैंने क्या किया? इसको मैग्नेटाइज किया, यानी कि इसको सेचुरेशन पॉइंट पर ले गया मैं, इसको चुंबकित कर दिया मैंने पूरी तरीके से। ठीक है, अब मुझे इसका चुंबकत्व हटाना है। तो क्या पूरा चुंबकत्व हट जाएगा? नहीं हटेगा। ठीक है, धीरे धीरे हटेगा और कुछ, अब कुछ इसमें रेसिडुअल भी रह जाएगा, अंदर तो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। तो इसी थ्योरी के बेस पर बीएच वक्र बनाया जाता है। यहां पर बी का मतलब आप समझना डेंसिटी, यानी कि फ्लक्स का घनत्व। ठीक है, फ्लक्स घनत्व। ठीक है, और एच का मतलब है फ्लक्स की तीव्रता। ठीक है, फ्लक्स की तीव्रता, यानी फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके लूप के बारे में। ठीक है, बीएच वक्र कैसा बनता है? अब देखिए, आप साधारण शब्दों में इसको समझना। इतना तो आप समझ गए ना कि बी हिस्टैरिसीस क्या होता है। चलिए, यानी कि एक प्रकार से मैग्नेटाइज करा, फिर उसको डीमैग्नेटाइज करा, लेकिन इसके बीच में क्या होता है? कुछ मैग्नेटाइजिंग बल लगाना होता है मुझे, वही बल हिस्टैरिसीस कहलाता है। चलिए मान के चलिए यहाँ पर एक कोई ये मान के चलिए बोर्ड ही मेरा एक मैग्नेटिक पदार्थ है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर मेरा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। यहाँ पर ओ बिंदु है। ठीक है, ये मान के एक शून्य पोजीशन है। हमेशा याद रखना आप, जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होता है वो बी एच के सापेक्ष बनाया जाता है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इंटेंसिटी के सापेक्ष इसको बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि ये हो गया बी, ये हो गया मेरा एच, ये धनात्मक रूप में है। ठीक है, B इजिकल टू क्या होता है आप समझिएगा, B इजिकल टू फाइव बाई ए होता है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व जो होता है तो होता है फ्लक्स और बटे में ए, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हिस्टैरिसीस होता है ये बी एच यानी कि फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इंटेंसिटी के सापेक्ष ये वक्र बनता है। अब यहाँ पर इस पदार्थ को देखना, यहाँ पर इस मैग्नेटिक पदार्थ को या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को बिंदु O से मैंने यहाँ पर इसमें क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देते देते क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आ जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर जाकर के और अधिक मैं इसमें जब बल देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में और बढ़ाता हूं, तो फ्लक्स घनत्व का मान धीरे धीरे क्या हो जाता है, यहाँ पर कम होने लगता है। तीव्रता का मान भी कम होने लगता है और फ्लक्स डेंसिटी का मान भी कम होने लगता है, क्योंकि ये जो पॉइंट यहां पर आ गया, मान चलिए इसको मैंने ए नाम दे दिया, ये पॉइंट कहलाता है सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट? सेचुरेशन पॉइंट, यानी कि चुंबकीय संतृप्तता।
यानी कि चुंबकीय संतृप्तता एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है कि जब यदि उस पदार्थ में और अधिक चुंबकीय बल दिया जाए तो वो और अधिक चुंबकीय नहीं होती है। ठीक है, वो होता है उसका सेचुरेशन पॉइंट। चलिए यहां तक समझ में आया। यहां बिंदु ओ से मैंने ए तक इसमें क्या दिया, क्षेत्र की तीव्रता दी, यानी कि करंट दिया, तो ये यहां पर जाके सेचुरेट होगी। यानी कि जो पदार्थ है, ये जो बोर्ड है, ये पूरी तरह से अब मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका मैग्नेटिज्म हटाना है। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिज्म है मुझे इसको हटाना है। तो हटाने पर मैं क्या करूंगा कि मैं इस करंट की दिशा को चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, जब मैं अभी इधर से दे रहा था ऐसा करंट, ठीक है, अब मैं रिटर्न में दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, मैं वापस सप्लाई को दूंगा। तो मेरा जो यहां पर जैसे ही अभी मैं यहां पर जैसे मैंने स्विच बंद किया, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो, जो मैग्नेटिक घनत्व है, फ्लक्स डेंसिटी है, वो वापस यहां से ना आकर के थोड़ी सी इससे क्या होगी, पीछे की ओर से आएगी, यहां से आएगी इस प्रकार से, और यहां पर आके फिर रुक जाएगी। इसको मैं कोई भी नाम दे दूं, यानी चलिए बी नाम दे दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी बी मत दीजिए क्योंकि बी यहाँ प्लस गलत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। यहाँ पर मैंने इसको आर नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ देखिए, यहां पर आकर के अभी भी मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, शून्य करना है। तो क्या अभी शून्य हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म शेष रह गया है। क्या रह गया है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह गया है। तो यहां पर शून्य कहां होगा, जब ये बिंदु यहां आ जाएगा, यानी कि इसके सापेक्ष आ जाएगा। ठीक है, जब ये बिंदु यहां आएगा तब जाके शून्य होगा। लेकिन अभी तो मेरा मैग्नेटिक जो फील्ड है, उसमें चुंबकीय जो क्षेत्र है वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आकर के रुक गया। अब ये जो O से लेके R तक का पॉइंट आपको दिख रहा है, ये कहलाता है हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व। ये एग्जाम में आता है, ये याद रखना आप। ठीक है, अवशिष्ट चुंबक या चुंबकत्व। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, अवशिष्ट चुंबकत्व रह गया भाई, लेकिन मुझे तो इसको जीरो करना है। तो मैं जब इसको जीरो करूंगा तो मुझे अब जाकर के यहां पर विपरीत दिशा में, यानी कि ये वो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और यहां पर नीचे की ओर ये बी प्लस था तो ये बी माइनस हो जाएगा। यानी कि विपरीत दिशा में मुझे यहां पर अब बल लगाना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, विपरीत दिशा में बल लगाना होगा इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए। तो यहां पर जैसे ही मैं इसकी तीव्रता इस प्रकार से कर दूंगा, यानी कि विपरीत दिशा में कर दूंगा, बल लगाऊंगा, तो ये जो रेविडियल मैग्नेटिज्म है वो यहां आकर के क्या हो जाएगा, यहां आकर के ये शून्य होगा। मान के बिंदु ये डी नाम दे देता हूं। ठीक है, यहां पर आकर के क्या हो गया, शून्य हो गया। अब क्या होगा देखिए, यहां पर आके शून्य हो गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मैंने कुछ बल लगाया। ठीक है, यानी बल लगाया यानी कि धारा दी। तो जो बल मैंने उस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए लगाया O से D तक, इस बल को कहा जाता है निग्राहिता। क्या कहा जाता है, निग्राहिता। ये भी आप नोट डाउन जरूर करना, कोरियोसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है इसका टेस्ला। ठीक है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। यह निग्राहिता एक प्रकार का बल होता है जो इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है। अब क्या होगा, अब यदि मैं विद्युत धारा की दिशा को और बढ़ा दूं, यानी कि विद्युत बल और बढ़ा दूं, तो ऋणात्मक रूप में यहां पर आकर के क्या होगा, फिर से ये जो कंडीशन यहां धनात्मक वक्र में बनी थी वो ऋणात्मक बनेगी, यानी कि यहां पर बिंदु P पर आकर के ये फिर से यहां पर एक सेचुरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट मुझे मिल जाएगा। सेचुरेशन पॉइंट मिल गया। अब क्या होगा, अब वापस मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड समाप्त करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस दिशा में यहां पर जाकर के फिर से एक यहां पर इसमें बल लगा दूंगा। तो अब मैंने इस दिशा में लगाया, ये इस दिशा में बल लग रहा था, ये इस दिशा में लगाया, फिर ये यहां आके जीरो हो गया, फिर इसको लगाऊंगा तो ये यहाँ पे जाके फिर से चढ़ होगा। यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही होती है परमानेंट। यानी कि यहां पर ओ से मैंने स्टार्ट किया था और ए पर जाकर ही ये समाप्त होता है। यानी कि जो ए डी पी एफ ए, यानी कि ए से लेके डी पे आए हम, फिर पी पर आए, और फिर हम एफ पर गए और ए पर आए। तो ये जो लूप बना है, ये जो पूरा लूप बना है, इसको हिस्टैरिसीस लूप कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। यानी कि आप परिभाषा समझिए, आप किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने और विचुंबकित करने में मैग्नेटाइजेशन का जो पीछे रह जाना
हिस्टैरिसीस कहलाता है। ठीक है, एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा आप ये ले सकते हैं कि फ्लक्स घनत्व का फ्लक्स की तीव्रता से पीछे रह जाना, फ्लक्स घनत्व का फ्लक्स की तीव्रता से पीछे रह जाना, यानी फ्लक्स डेंसिटी का फ्लक्स इंटेंसिटी से पिछड़ जाना हिस्टैरिसीस कहलाता है। एक इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर दो चीज आपको मेन याद रखना है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ये लूप आपको इस तरह से बना करके वो दे देगा, और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखा रहा है इस पे तीर का निशान बनाएगा और बोलेगा बताइए ओ से लेके आर तक को क्या दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं इसको, रेसिडुअल मैग्नेटिक यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, ओ से लेके डी तक क्या कहलाता है, निग्राहिता बल, इसको कोरियोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व को यहाँ पर समाप्त करने के लिए कौन सा बल लगाते हैं, निग्राहिता बल, और अवशिष्ट चुंबकत्व ओ से लेके आर तक। अब देखिए, अब इसमें लॉस की बात करें अपन, एक आता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, देखिए किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैग्नेटिक पदार्थ को चुंबकित करने और विचुंबकित करने तथा, ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीज आ गई, किसी पदार्थ को चुंबकित करने और विचुंबकित करने और उस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जो पूरी ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, जो हमारा शक्ति का पावर का लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। ठीक है, और हिस्टैरिसीस लॉस को आप याद रखना हमेशा जूल प्रति मीटर क्यूब में नापा जाता है। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है पीएच, सूत्र बताता हूं, पीएच इज इक्वल टू होता है इसको ईटा, ये होता है हमारा हिस्टैरिसीस स्थिरांक। ठीक है, ईटा बी मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे पावर में इसके 1.6 लगाया जाता है, इंटू फ्रीक्वेंसी एफ इंटू वी। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, इंटू नहीं, डॉट वी, यानी यहाँ पर ये आयतन हो जाता है मीटर क्यूब में। तो इसको नापते हैं हम जूल प्रति मीटर क्यूब में। ठीक है, ये होता है हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। तो हिस्टैरिसीस के बारे में ज्यादा जो भ्रांतियां आपके दिमाग में चल रही हैं उनको सबको हटा दीजिए, वीडियो को एक बार और अच्छे से आप देख सकते हैं, पूरी चीज बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये हिस्टैरिसीस जो होता है ये हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह में किस तरह से कार्य करता है वो भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो जनरेटर होता है, अल्टरनेटर या डीसी मोटर होती हैं, उनको हम एक ठोस लोहे की तरह प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते ना। अगर मैं एक ठोस लोहा पूरा ले लूं तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसको बार बार मैं चुंबकित विचुंबकित करूंगा तो उसमें गर्मी पैदा होगी। ठीक है, गर्मी पैदा होने से कोर की हानि होगी, तो वहां पर उसकी दक्षता में फर्क पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर हो गए और जो हमारी जितनी भी मोटर्स वगैरह हो जाती हैं, उनकी जो कोर होती है वो आपने देखा होगा पतली पतली इस प्रकार से पत्तियां होती हैं, उनको चिपका करके बनाया जाता है, और वो होती है सिलिकॉन स्टील की। इसका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके वहां पर चिपका करके उसको स्टेपर किया जाता है। ठीक है, उसको स्टैंपिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, लेमिनेशन से क्या होता है कि एक पत्ती में उत्पन्न हुई जो गर्मी होती है ना, जो इस हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से उत्पन्न हुई है, इसके कारण उत्पन्न हुई है, वो दूसरी प्लेट में नहीं जा पाती है। ठीक है, इसीलिए उनको क्या करा जाता है, एक दूसरे से लेमिनेटेड कर दिया जाता है। तो यहां पर आप समझिए सिलिकॉन स्टील का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि सूत्र में आपको दिखा रहा हूं कि ईटा इंटू बी मैक्सिमम इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू आयतन, यानी कि फ्रीक्वेंसी आयतन पर सीधा डिपेंड करता है ये हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, यानी कि ईटा जो हो गया यहाँ पर स्थिरांक हो गया। कौन सा स्थिरांक, ईटा। तो यहाँ पर आप समझिए सिलिकॉन स्टील का जो स्थिरांक होता है वो 0.01 होता है, यानी कि सबसे कम होता है। इसीलिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग यहाँ पर, यानी कम स्थिरांक की अगर मैं यहाँ पर वस्तु का उपयोग करूंगा, पदार्थ का उपयोग करूंगा, तो मेरा यहाँ पर लॉस भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, कम होगा। इसीलिए यहाँ पर सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम ठोस लोहे का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, इसी को हम BH वक्र भी कहते हैं, इसी को हिस्टैरिसीस लॉस का लूप भी कहते हैं, इसी को मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। यहाँ पे निग्राहिता अवशिष्ट चुंबकत्व का ये आपको विशेषकर ध्यान यहाँ पर रखना है। चलिए, ये तो हो गई लॉस की बात। ठीक है, या इसकी कुछ
अच्छे गुण भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के अवगुण ही होते हैं, लॉस ही होते हैं, कुछ हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी होता है। ये जो हिस्टैरिसीस होता है, आप ध्यान रखना, ये जो हिस्टैरिसीस का जो लूप बनाया है मैंने, इसका जो क्षेत्रफल है, जो आयतन यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं, इसका क्षेत्रफल जितना अधिक होता है ना, जितना अधिक होता है, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र भी प्रबल होता है, यानी कि बहुत अधिक तीव्रता होती है चुंबकीय क्षेत्र की। इसीलिए ये भी नोट डाउन करना, आप एग्जाम में पूछ सकता है और आया भी एग्जाम में, कि हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, ये भी नोट डाउन करना आप। इसका प्रयोग भी होता है, ऐसा नहीं है कि यही इसका एक लाभ होता है, इसका प्रयोग भी है। जो हमारी जितनी भी मोटर्स ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उनमें ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि उसको स्थिरता प्रदान करता है। हमारे जो भी सेंसर वाले जो पॉइंट होते हैं, जो ट्रांसमीटर वगैरह जितने भी होते हैं ना, उसमें भी ये मैग्नेटिक, क्योंकि देखिए ट्रांसमीटर वगैरह जो होते हैं उनमें भी मैग्नेटिक ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेट में जहां मैग्नेट होगा वहां पे हिस्टैरिसीस तो होगा ही होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका प्रयोग जो होता है एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए भी इस हिस्टैरिसीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस।